अब हम बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म के बारे में। दो टाइप्स का होता है ये, प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म और सेकेंडरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म। सेकेंडरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म के ये चार कॉजेस होते हैं: वॉमिटिंग, डायरिया, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अगर आप ध्यान से देखो तो इन चारों ही कंडीशंस के अंदर इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम जो होता है वो कम हो जाता है। तो सेकेंडरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म जो इन कंडीशंस के अंदर होगा ना, ये एक सॉल्यूशन की तरह है। इन चारों कंडीशंस के अंदर जहां पर इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम कम हो रहा है, वहां पर आपका हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म आएगा और इस फ्लूइड वॉल्यूम को जो है इंक्रीज करेगा। तो इन चारों ही कंडीशंस के लिए आपका हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म क्या है, एक सॉल्यूशन की तरह है, एक अच्छे वरदान की तरह है। ठीक है ना? क्या होता है ना कि इन चारों कंडीशन के अंदर इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम आपका कम हो जाता है, तो रास आपका एक्टिवेट हो जाता है। रास के एक्टिवेशन से रेनिन बढ़ जाता है, रेनिन बढ़ेगा तो अल्डोस्टेरॉन भी बढ़ जाता है। और जो अल्डोस्टेरॉन है आपके नेफ्रॉन्स के जो सेल्स होते हैं उन पे जाके एक्ट करता है। कौन से सेल्स पे एक्ट करता है? पी सेल्स, प्रिंसिपल सेल्स पे एक्ट करता है। यहाँ पर अल्डोस्टेरॉन का रिसेप्टर होता है जिसके ऊपर आपका अल्डोस्टेरॉन एक्ट करेगा। जब अल्डोस्टेरॉन इस अल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर पे एक्ट करेगा तो इन प्रिंसिपल सेल्स के अंदर एआईपी का फॉर्मेशन हो जाता है। एआईपी मतलब क्या? अल्डोस्टेरॉन इंड्यूस्ड पेप्टाइड। जब इस अल्डोस्टेरॉन इंड्यूस्ड पेप्टाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा प्रिंसिपल पी सेल्स के अंदर, तो ये एआईपी जो है आपके इनएक्ट चैनल्स को स्टिमुलेट करेगा। इनएक्ट चैनल्स को स्टिमुलेट किया, इससे होगा क्या? सोडियम अंदर आएगा सेल्स के, और पोटेशियम और हाइड्रोजन आयंस जो है इन सोडियम के बदले में बाहर चल जाएंगे। साथ में जो सोडियम है अपने साथ वाटर को भी अंदर लेकर आएगा। दिस विल रिजल्ट इनटू सोडियम वाटर रिटेंशन। मतलब जो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम आपका कम था इन चारों ही कंडीशंस के अंदर, वो सोडियम वाटर रिटेंशन के कारण अब आपका इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम जो है फिर से बढ़ जाएगा। पर साथ में हुआ क्या? साथ में आपके पोटेशियम और H प्लस आयन दोनों बाहर चले गए। दिस इज, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस हो जाएगा। हाइपोकैलेमिक अल्कोलोसिस हो जाएगा साथ में। हाँ जी, ठीक है। तो ये तो होता है आपका सेकेंडरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म। दो चीजें जो इसके बारे में हमेशा याद रखनी है, पहली कि इसमें रेनिन और अल्डोस्टेरॉन दोनों चीजें बढ़ी हुई रहती है सेकेंडरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म के अंदर। और सेकेंडरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म एक सॉल्यूशन है इन चारों की कंडीशंस के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म। जैसे सेकेंडरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म एक सॉल्यूशन था ना, वैसे प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म कोई सॉल्यूशन नहीं भाई, ये एक प्रॉब्लम है। प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? ये होता है बायलैटरल माइक्रोन्यूरल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। और दूसरा अगर आप देखोगे कॉज आपके प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म का, तो वो होता है एड्रिनल एडेनोमा। अगर एड्रिनल एडेनोमा कॉज कर रहा है आपका प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म, तो उसको हम कॉन सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। तो ये दो कॉजेस है एक्चुअली आपके प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म के। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इस प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म को समझते हैं, इसके क्लिनिकल फीचर्स को समझते हैं विद दी मैकेनिज्म। अब एड्रिनल ग्लैंड है, एक तो इसका हाइपरप्लेजिया हो चुका है या फिर इसका एडिनोमा है। ये दो कॉजेस हो सकते हैं प्राइमरी के। ठीक है, इन दोनों के अंदर क्या होगा ना, अल्डोस्टेरॉन का ज्यादा सिक्रीशन होगा। ज्यादा अल्डोस्टेरॉन मतलब क्या? ज्यादा सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। तो ज्यादा सोडियम और वाटर का रिटेंशन हुआ। जब ज्यादा सोडियम और वाटर का रिटेंशन होगा तो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड का जो वॉल्यूम है अब वो बढ़ जाएगा ना, ड्यू टू द सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। ऑब्वियसली जब इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम आपका बढ़ जाएगा तो जो किडनी रास सिस्टम चला रहा था, वो किडनी क्या बोलेगा कि ऑलरेडी अब इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम जो है अब काफी है, रास सिस्टम को चलने की जरूरत है नहीं। तो रेनिन की वैल्यू क्या हो जाएगी? रेनिन की वैल्यू कम हो जाएगी, रेनिन कम हो जाएगा। अब रेनिन क्या बोलेगा? रेनिन अल्डोस्टेरोन को बोलेगा कि देख, अब तो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम की कोई दिक्कत है नहीं, तो अब मैं जैसे कम हो गया हूं तू भी वैसे कम हो जा। तो वो खुद जैसे कम हो गया है वैसे अल्डोस्टेरोन को भी कम करने की कोशिश करेगा, लेकिन अल्डोस्टेरोन कम होगा क्या? नहीं होगा। कम क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक एडिनोमा है या फिर हाइपरप्लेजिया हो चुका है एड्रिनल ग्लैंड का। वो तो हमेशा अल्डोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते रहेगा ना, तो अल्डोस्टेरोन तो हमेशा, अल्डोस्टेरोन की जो वैल्यू है वो ज्यादा रहेगी प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म के अंदर, और रेनिन की वैल्यू कम रहेगी प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म के अंदर। ये पहला डिफरेंस होता है सेकेंडरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म के अंदर और प्राइमरी हाइपर। उसके अंदर दोनों आपके रेनिन और अल्डोस्टेरोन दोनों बढ़े हुए थे। यहाँ पर आपका जो रेनिन है वो कम है और अल्डोस्टेरोन जो है वो बढ़ा हुआ है। ठीक है जी, क्लैरिटी? हाँ जी, क्लैरिटी। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए, यहां पर आपका इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम जब बढ़ जाता है ना, तो आपके बॉडी के अंदर एक नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड का सिंथेसिस होता है जिसको हम कहते हैं एएनपी, एक्ट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। ये नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड अपने नाम की तरह क्या करता है? नाइट्रियूरेसिस करवाता है। नाइट्रियूरेसिस का मतलब क्या है? ये सोडियम का एक्सक्रीशन करवाता है यूरिन के अंदर। साथ में जैसे ही सोडियम अकेला बाहर थोड़ी ना जाएगा यूरिन के अंदर, वो साथ में वाटर को लेकर जाएगा, तो वाटर का भी एक्सक्रीशन हो जाता है यूरिन के अंदर। जब वाटर का भी एक्सक्रीशन होता है यूरिन के अंदर, तो क्या हम इसे क्या बोलते हैं? पॉली यूरिया बोलते हैं। तो अब पानी रहा नहीं बॉडी के अंदर, तो इडिमा होगा क्या? तो जी इडिमा होता नहीं है। तो क्लिनिकल फीचर के अंदर इडिमा आएगा क्या? नहीं आएगा। अब आपने एक चीज जो देखी कि सोडियम एक दिन पे बढ़ा हुआ था, अगले दिन वो यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो गया। पानी भी एक दिन आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ था, अगले दिन वो पानी भी आपके यूरिन के अंदर बाहर चला गया।
तो इस पूरे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? इस पूरे फिनोमेना को हम कहते हैं एस्केप फिनोमेना। सोडियम और वाटर दोनों बड़े हुए थे, लेकिन दूसरे दिन वो यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो गए, इसको हम कहते हैं एस्केप फिनोमेना। अब सोडियम जो बड़ा हुआ था ना, वो ट्रांजिएंटली बड़ा हुआ था। तो आपको प्राइमरी अल्डोस्टेरोनिज्म के अंदर सोडियम के लेवल्स राइज तो होते हुए दिखेंगे, लेकिन वो ट्रांजिएंटली राइज होंगे, ठीक है ना। और आपको पता है यहां पर भी सोडियम वाटर रिटेंशन सेम उसी तरीके से होगा जहां जैसे यहां पर हो रहा था, प्रिंसिपल पी सेल्स के थ्रू। तो सोडियम और वाटर का रिटेंशन होगा और इसके बदले में पोटेशियम और हाइड्रोजन आयंस बाहर जाएंगे, कॉजिंग हाइपोकैलेमिक अल्कोलोसिस। तो यहां पर भी हाइपोकैलेमिक अल्कोलोसिस तो हो गई होगा। और आपको मैंने कुशिंग सिंड्रोम वाले लेक्चर के अंदर बताया था कि जो आपके मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किडनी पे एक्ट नहीं करते, वो आपके ब्लड वेसल्स पे भी एक्ट करते हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर भी मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है। और जब आपके मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स पे ये अल्डोस्टेरोन एक्ट करेगा ब्लड वेसल्स के, तो वो क्या करता है, पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है, रिजल्टिंग इनटू डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। तो अब प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म किन दो क्लिनिकल फीचर्स के साथ आएगा? पहला डायस्टोलिक हाइपरटेंशन और दूसरा हाइपोकैलेमिक अल्कोलोसिस विथ नो एडिमा। ये रहेंगे आपके क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म, हाइपरटेंशन, हाइपोकैलेमिक अल्कोलोसिस विथ नो एडिमा। अब कौन सी स्क्रीनिंग टेस्ट आप परफॉर्म करोगे? तो जो स्क्रीनिंग टेस्ट आप परफॉर्म करते हो दैट इज अल्डोस्टेरोन रेनिन रेशो। अल्डोस्टेरोन और रेनिन का आप रेशो लेते हो, ये रेशो आपको जो है क्या दिखेगा, बड़ा हुआ मिलेगा। बड़ा हुआ रेशो आपको मिलने वाला है ये रेशो, ठीक है। क्यों बड़ा हुआ मिलेगा? क्योंकि अल्डोस्टेरोन की जो वैल्यू होती है वो बड़ी हुई होती है प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म के अंदर, और रेनिन की वैल्यू जो होती है वो कम होती है, इसलिए रेशो जो है बड़ा हुआ मिलेगा। कितना बड़ा हुआ मिलेगा? मोर देन 30 इसकी वैल्यू रहेगी। साथ में स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आपका जो प्लाज्मा अल्डोस्टेरोन के लेवल्स होंगे वो मोर देन 20 नैनोग्राम पर डेसिलीटर होंगे, ठीक है। ये तो हो गया स्क्रीनिंग टेस्ट। अब हम बात करते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म। तो तीन कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। पहला होता है सलाइन इन्फ्यूजन टेस्ट, दूसरा होता है ओरल सोडियम लोडिंग टेस्ट, और तीसरा होता है फ्लूइड्रोकॉर्टिसोन सप्रेशन टेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं सलाइन इन्फ्यूजन टेस्ट के बारे में। सलाइन इन्फ्यूजन टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, 2 लीटर का नॉर्मल सलाइन लेते हैं और उसको 4 घंटे के टाइम पीरियड में देते हैं आपके पेशेंट को। 2 लीटर का नॉर्मल सलाइन लिया, 4 घंटे के टाइम पीरियड में दिया पेशेंट को। तो अब क्या होगा, वॉल्यूम उस पेशेंट का इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो रास डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो रेनिन आपका जो है उसका नंबर कम हो जाएगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो रेनिन क्या बोलेगा, नॉर्मल पर्सन के अंदर रेनिन जो बोलेगा अल्डोस्टेरोन को कि अब तू भी कम हो जा, वॉल्यूम ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। तो नॉर्मल पर्सन के अंदर तो अल्डोस्टेरोन जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म जिसमें एक तो एड्रेनल का एडिनोमा भी हो सकता है या फिर एड्रेनल हाइपरप्लेजिया भी हो सकता है, उसमें तो अल्डोस्टेरोन कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होते रहेगा। तो अल्डोस्टेरोन की वैल्यू नीचे आएगी क्या? नहीं आएगी। देयर विल बी नो सप्रेशन इन द लेवल्स ऑफ अल्डोस्टेरोन इन केस ऑफ प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म या फिर इन केस ऑफ कॉन सिंड्रोम। तो देयरफॉर दिस सलाइन इन्फ्यूजन टेस्ट विल बी कंफर्मेटरी फॉर प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म, ठीक है। बाकी जो दूसरे टेस्ट होते हैं ना, ओरियल सोडियम लोडिंग टेस्ट या फिर फ्लूइड्रोकॉर्टिसोन सप्रेशन टेस्ट, ये दोनों भी वॉल्यूम को इंक्रीज करने वाला काम करेंगे और सेम ही पाथवे फॉलो करेंगे, ठीक है। फिर हम सीटी स्कैन भी परफॉर्म कर सकते हैं एड्रेनल ग्लैंड के लिए, लेकिन अगर आपका जो लीजन है ये 5 मिलीमीटर से कम के साइज का होगा तो सीटी स्कैन जो है ये मिस कर सकता है लीजन को, ये आप याद रखें। अब हम बात करते हैं कि जो मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म के लिए वो कैसा होता है। तो बड़ा इजी होता है। पहले आप चेक करें कि हाइपरप्लेजिया है या यूनिलैटरल एड्रेनल मास है। अगर वो आपका एड्रेनल हाइपरप्लेजिया, और आपको पता है ये जो एड्रेनल हाइपरप्लेजिया होता है ना, ये बायलैटरल माइक्रोनोडुलर ही होता है, तो आपके पास है मेडिकल मैनेजमेंट फॉर जो आप ड्रग्स दोगे बेसिकली, ठीक है। अब ड्रग्स कौन से देते हो आप इस केस में? दो कैटेगरी के ड्रग्स है। एक है मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंटागोनिस्ट, जिसमें दो ड्रग्स आता है, स्पाइरोनोलैक्टोन और एप्लेरोनॉन। दोनों के दोनों आपके पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स है। दूसरी कैटेगरी ऑफ ड्रग जो है वो है आपके इनएक इनहिबिटर्स। इनएक इनहिबिटर्स में आपका आता है अमाइलोराइड, ठीक है। क्लैरिटी, हाँ जी क्लैरिटी। फिर हम बात करते हैं आपका, अगर सीटी स्कैन पे यूनिलैटरल एड्रेनल मास आता है तो फिर क्या? तो फिर आपको चेक सर्जिकल ट्रीटमेंट रहेगा। फिर आपको पहले चेक करना है कि एज क्या है। अगर एज लेस देन 40 ईयर्स है भाई, अगर एज लेस देन 40 ईयर्स है तो आपको एक लाइन याद रखनी है कि लेस देन 40 ईयर्स की एज में यूनिलैटरल एक्टिव एडिनोमा कॉमन होता है। एक्टिव एडिनोमा और इनएक्टिव एडिनोमा का मेन डिफरेंस क्या है? एक्टिव एडिनोमा मतलब पेशेंट जो है उसके अंदर एडिनोमा है और वो एडिनोमा सिम्टम्स भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो यूनिलैटरल एक्टिव एडिनोमा जो है वो कॉमन होता है लेस देन 40 इयर्स के अंदर, इसलिए आप कर दोगे यूनिलैटरल एड्रेनलोक्टोमी, ठीक है। बट अगर एज मोर देन 40 इयर्स है तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कैसे वो समझाता हूं। मोर देन 40 इयर्स में ये तीन लाइंस आपको याद रखनी है। जो यूनिलैटरल एक्टिव एडिनोमा कॉमन थे लेस देन 40 इयर्स के अंदर, वो पहली बात तो रेयर रहेंगे इन मोर देन 40 इयर्स ऑफ एज, ठीक है जी क्लैरिटी। दूसरा, यूनिलैटरल इनएक्टिव एडिनोमा जो होंगे वो कॉमन रहेंगे 40 इयर्स के बाद में। इनएक्टिव एडिनोमा मतलब ऐसे एडिनोमास जो कि
प्रेजेंट तो रहेंगे एड्रेनल के ऊपर, लेकिन कोई सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, और साथ में बायलैटरल एक्टिव लीजन्स जो रहेंगे वो भी कॉमन रहेंगे। तो अब ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर आप क्या करते हो ना, आप सोचते हो कि छोड़ो बहनचोद, आप गलत हो गया, तो आप सोचते हो कि आपको करना पड़ेगा एड्रेनल वीनस सैंपलिंग। एड्रेनल वीनस सैंपलिंग करोगे। अब एड्रेनल वीनस सैंपलिंग जब आप करोगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि राइट साइड में अल्डोस्टेरोन ज्यादा प्रेजेंट है राइट साइड के वेन में या फिर लेफ्ट साइड के। अब जब आपको ये पता चल जाएगा तो आप लेटरलाइज कर पाओगे कि कौन से साइड का जो ट्यूमर है, कौन से साइड का जो एडिनमा है वो ज्यादा अग्रेसिव है, वो ज्यादा अल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रहा है। जब आप ये लेटरलाइज कर लोगे तो उसके बाद उस साइड के एड्रेनल एक्टिव कर दो, यूनिलैटरल एड्रेनल एक्टिव। ठीक है, हाँ जी, क्लैरिटी। और मान लीजिए आपको जो है क्लिनिकल फीचर्स तो दिख रहा है, मतलब हाइपोकैलेमिक अल्कोलोसिस दिख रहा है, हाइपरटेंशन ये दिख रहा है, ये दोनों चीजें आपको दिख रही है विदाउट एडिमा, लेकिन कोई एड्रेनल के ऊपर मास नहीं दिख रहा, कोई हाइपरप्लेजिया नहीं दिख रहा, आपका एड्रेनल मॉर्फोलॉजी नॉर्मल है, तो आपके तीन डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे आपका जो है डायग्नोसिस सबमिट दिया जाएगा। ये तीन है, सेम, जीआरए और लीडल सिंड्रोम। इनको समझते हैं। सेम क्या होता है? सेम होता है आपका सिंड्रोम ऑफ अपैरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस। सिंड्रोम ऑफ अपैरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस को अगर हम समझे तो बड़ा सिंपल है। इसमें होता क्या है ना, नॉर्मली अगर आप देखोगे किसी भी पर्सन के अंदर नॉर्मली क्या होता है ना, जब कॉर्टिसोल होता है वो कॉर्टिसोल कन्वर्ट हो जाता है कॉर्टिसोन के अंदर विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम 11 बीटा डिहाइड्रोजनेस। लेकिन इन लोगों के अंदर जिनमें ये सिंड्रोम हो चुका है उनके अंदर ये 11 बीटा डिहाइड्रोजनेस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, जिसके कारण ये कॉर्टिसोल जो है कॉर्टिसोन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाता। अब ये कॉर्टिसोन और कॉर्टिसोल के अंदर डिफरेंस क्या है? कॉर्टिसोन सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी शो करता है, तो वही जो आपका कॉर्टिसोल है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड दोनों की एक्टिविटी शो करता है। तो इसके कारण होगा क्या? कॉर्टिसोल का एक्सेस होगा। कॉर्टिसोल का एक्सेस होगा तो उसके एक्सेस के कारण जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी आएगी वो क्या रहेगी? सोडियम वाटर रिटेंशन, जिसके कारण बीपी इंक्रीज हो जाएगा और साथ में हाइपोकैलेमिक अल्कोलोसिस। तो ये जो आपके चीजें आएगी वो दिस विल बी ड्यू टू दिस सिंड्रोम। ओके, आप ट्रीट कैसे करोगे? आप ट्रीट करोगे बाय द हेल्प ऑफ स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड जो होंगे वो इनहिबिट कर देंगे एसीटीएच को, जिसके कारण कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगा। अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो ग्लूकोकॉर्ट आपका कॉर्टिसोल बढ़ गया, कॉर्टिसोल बढ़ने के कारण मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी के कारण प्रॉब्लम हुआ, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी के कारण भी प्रॉब्लम होगा। तो जो पेशेंट है वो क्लिनिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग कुशिंग सिंड्रोम की तरह प्रेजेंट करेगा आपको। लेकिन जब आप कोई भी रीजन को लोकलाइज नहीं कर पाओगे, कोई भी कॉज को लोकलाइज नहीं कर पाओगे जिसके कारण कुशिंग्स हो रहा हो, तो फिर आपका डायग्नोसिस ये बन जाएगा। ठीक है, इट इज अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। फिर हम बात करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिमेडिएबल अल्डोस्टेरोनिज्म के बारे में। तो नॉर्मली क्या होता है ना, आपके पास तीन जोन्स होते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स के अंदर, इतना तो आपको पता है, ग्लोमेरुलुला, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस। नॉर्मली होता क्या है ना, जो आपका एसीटीएच हार्मोन होता है, ये एसीटीएच हार्मोन सिर्फ और सिर्फ फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस को ही स्टिमुलेट करता है टू रिलीज कॉर्टिसोल एंड एंड्रोजन। नॉर्मली ये होता है। लेकिन इस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिमेडियल अल्डोस्टेरोनिज्म के अंदर क्या होगा ना, अब ये एसीटीएच फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस को स्टिमुलेट करने के साथ साथ ग्लोमेरुलोजा को भी स्टिमुलेट करना शुरू कर देगा। ओके, ग्लोमेरुलोजा को भी स्टिमुलेट करना शुरू कर देगा, जिसके कारण अब अल्डोस्टेरोन जो है वो ज्यादा रिलीज होगा। नॉर्मली ग्लोमेरुलोजा को सिर्फ और सिर्फ आपका रास सिस्टम स्टिमुलेट करता था, अब दो दो चीजें उसको स्टिमुलेट कर रही है, तो जिसके कारण क्या हो जाएगा? अल्डोस्टेरोन आपका बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है इस डिसीज के अंदर, जीआरए के अंदर? क्योंकि जेनेटिकली एसीटीएच के रिसेप्टर्स आ जाते हैं ग्लोमेरुलोजा के ऊपर। जेनेटिकली कुछ प्रॉब्लम होती है जिसके कारण एसीटीएच के रिसेप्टर्स आ जाते हैं ग्लोमेरुलोजा के अंदर, रिजल्टिंग इनटू दिस प्रॉब्लम, दिस सिंड्रोम। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या? फिर से आप स्टेरॉइड ही दो। स्टेरॉइड दोगे तो एसीटीएच कम हो जाएगा, एसीटीएच कम हो जाएगा तो अल्डोस्टेरोन कम हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लास्ट में लिडल सिंड्रोम के बारे में। लिडल सिंड्रोम के अंदर इनैक एक्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है। लिडल सिंड्रोम के अंदर जो इनैक एक्टिविटी होती है ज्यादा होती है, इसलिए आप ट्रीटमेंट में क्या दोगे? इनैक इनहिबिटर्स दोगे, जैसे कि अमाइलोराइडल, ट्राइमेटिल। ठीक है, अगले अगले लेक्चर के अंदर हम जो है एड्रेनल इनसफिशिएंसी पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।